हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको कवर करते हैं। तो आज है 2 नवंबर 2025 और आज की हमारी जो भी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं वो होने वाली हैं, वो होंगी भारत का सबसे भारी उपग्रह का प्रक्षेपण जो कि आज किया जाने वाला है। दूसरा, पांडवों की प्राचीन राजधानी और जो दिल्ली है उसका आपस में क्या संबंध है। जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने खोज के द्वारा जो है इनके बीच में जो संबंध है उसके बारे में बताया है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तीसरी जो न्यूज़ है, ओडिशा के अंदर पहली बार क्वांट चिप इकाई जो है वो स्थापित की गई है। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी वो होगी हैवीएस्ट सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम इंडिया, यानी कि सबसे भारी जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने जा रही है इंडिया, यानी कि इंडिया का सबसे भारी। भारत से जो प्रक्षेपित है इसे किया जाना है और भारत से प्रक्षेपित किए जाने वाला यह सबसे बाहरी उपग्रह है, यानी कि CMS-3 है। इसका वजन जो है 4,410 किलोग्राम है और यह जो है एक मल्टी ब्रांड संचार उपग्रह है जो कि मुख्य रूप से जो भारतीय नौसेना है उसके लिए जो है विकसित किया गया है। जो ये उपग्रह है यह GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है, जो कि समुद्र का जो एरिया होता है उसके अंदर भारतीय भूभाग में सुरक्षित जो भी संचार की सेवाएं होती हैं उनको प्रदान करेगा। अगर इसके विवरण के बारे में जाने तो इसका प्रक्षेपण जो है कब किया जाएगा, 2 नवंबर 2025 यानी कि आज शाम को 5:26 पर। और जो प्रक्षेपण यान है यानी कि LVM-3 जो है M5 जिसे कि बाहुबली जो रॉकेट है वह भी कहा जाता है, जो कि इसरो का सबसे शक्तिशाली लॉन्च वाहन है। यह रॉकेट जो है 43.5 मीटर ऊंचा होगा और GTO में यह 4,000 किलोग्राम तक का जो पेलोड है उसको स्थापित करने में सक्षम होगा। और इसका जो प्रक्षेपण जो है सफल होगा, यानी इसे कहाँ से प्रक्षेपित किया जाएगा, तो यह जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। और इसको जो प्रक्षेपित किया जाना है उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इसका प्रक्षेपण किया जा रहा है, तो यह जो उपग्रह है जो पुराना GSAT-7 है यानी कि जो रुक्मणी है उसकी जगह लेगा, जो कि 2013 से नौसेना का जो संचार है उसमें उपयोग हो रहा था। और जो CMS-3 यानी कि समुद्र की निगरानी के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए और जो सैन्य संचार है उसको मजबूत करेगा, विशेष रूप से जो हिंद महासागर का एरिया है उसके अंदर। जो LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट की जो तकनीक का विवरण है कि LVM जो है जिसे कि GSLV Mk3 या बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है, इसरो का सबसे शक्तिशाली और भारी जो है भार उठाने वाला प्रक्षेपण यान है। यह 4 टन वर्ग के जो उपग्रह हैं उसको GTO में और जो 10 टन वर्ग के उपग्रह हैं यानी कि LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट उसके अंदर जो है इसका प्रक्षेपण करने में संभव है। तो अगर इनकी सामान्य विशेषताओं की बात करें तो इसका जो पैरामीटर और विवरण है यानी कि इसका जो नाम है LV-3 यानी कि लॉन्च वेट मार्क 3। पहला इसका जो सफल परीक्षण है वो 5 जून 2017 के अंदर किया गया था। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 43.5 मीटर है और इसका व्यास 4 मीटर। उड़ान भरने का इसका जो वजन है वो 640 टन है। पेलोड की क्षमता जो है यानी कि GTO 4,000 है और जो LE है वह 10,000 किलोग्राम है।
इसका जो प्रक्षेपण का स्थल है, जैसा कि हमने पढ़ा कि सतीश धवन का जो अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा वहाँ है। तो जो स्टेज वाइज इसकी अगर संरचना को जाने तो जो S1 है पहला स्टेज, और जो 2S200 है वो सोली बूस्टर, HTB, BH, हाइड्रोकल, टर्मिनेट, पॉलीब्यूटिडीन, और जो प्रत्येक है इनमें से 5150 KN यानी कि कुल जो है 10,500 KN। और जो S2 यानी कि जो दूसरी स्टेज है L110 लिक्विड कोर स्टेज UDMH प्लस N2O4 यानी कि जो S मान डाईमिथाइल हाइड्रोजन है उसके साथ जो है नाइट्रोजन जो टेट्राक्साइड है उसको ऐड किया जाता है और मल्टीप्लाई में 2 किया जाता है, और फिर उसके मल्टीप्लाई में विकास इंजन जो कुल है वो, और 1598 KNS3 जो है वो होने वाला है। तो जो तीसरी स्टेज है उसके अंदर C25 कार्योजेनिक अपर स्टेज जो कि लोक्सी यानी कि LOX प्लस LH2 यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन प्लस में लिक्विड हाइड्रोजन जो कि CE20 यानी कि कार्योजेनिक इंजन 200 KN वैक्यूम के अंदर। तो जो स्टेज वाइज इसकी कार्यप्रणाली है कि S200 बूस्टर जो है एक प्रारंभिक उछाल प्रदान करेगा जो कि 0 से लेकर 140 सेकंड तक L110 जो कोरम मध्यम ऊंचाई है उस पर इसकी गति को बनाए रखना है, और 140 से 330 सेकंड यानी कि C25 जो कार्योजनिक है यह एक अंतिम कक्षा में इसको पहुंचाना है जो कि 330 से 970 सेकंड लगभग 16 मिनट। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं यानी कि इसके अंदर जो तकनीकी हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो स्वदेशी कार्योजनिक इंजन है यानी कि पूर्ण रूप से भारत के अंदर बना हुआ CE20 जो कि भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी कार्योजनिक इंजन है। 200 KN थ्रस्ट ISP यानी कि स्पेसिफिक इम्पल्स, और 443 सेकेंड्स 25 टन प्रोपेलेट की क्षमता है इसके अंदर। और S200 सॉलिड जो बूस्टर है यह विश्व के सबसे बड़े जो सॉलिड बूस्टर है उनमें से एक है जो कि प्रत्येक में 207 टन HTBP ठोस ईंधन को जो है वो अपने अंदर शामिल कर सकता है। और L110 लिक्विड स्टेज जो है 2 विकास इंजन प्रत्येक इसके अंदर 799 KN और 110 जो टन है इसके अंदर तरल जो प्रोपेलेट होता है यानी कि VDMH प्लस में N2O4। और जो नेविगेशन है कि इसकी जो गाइडेंस है या फिर जो कंट्रोल है यानी कि इंटीरियर नेविगेशन सिस्टम इस पर आधारित है जो कि रिड्यूडेंट स्ट्रप डाउन इनिशियल नेविगेशन जो सिस्टम है उसके अंदर पेलोड का जो फेयरिंग व्यास है 5 मीटर लंबाई है, 10.5 मीटर उसके अंदर सामग्री है, और कार्बन का जो कंपोजिट है वह हल्का और मजबूत है। जो इसके प्रमुख मिशन हैं अगर उन्हें देखें उदाहरण के तौर, सबसे पहले इसका जो परीक्षण किया गया था वो 5 जून 2017 के अंदर जो कि LVM-3 D1 GS80 136 जो किलोग्राम है, और 14 नवंबर 2018 के अंदर LVM-3 D2 GS80 293 और 423 किलोग्राम, और 22 जुलाई को फिर से 2019 के अंदर जो चंद्रयान 2 है जो कि ऑर्बिट प्लस लैंडर प्लस रोवर जो कि 3850 किलोग्राम का था, और 14 अगस्त 2023 यानी कि चंद्रयान 3 लैंडर प्लस रोवर
3900 किलोग्राम। और 2 नवंबर 2025 यानी कि आज LVM-3 M5C MS-03 GS80 7R 4410 किलोग्राम। यह भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है और भविष्य में जो इसके उपयोग हैं वो गगनयान यानी कि जो मानव अंतरिक्ष उड़ान क्रू है उस क्रू मॉडल प्रक्षेपण के लिए भी किया जा सकता है। और दूसरा जो इसका भारी संचार उपग्रह है GS80 की जो श्रृंखला है वह अंतर्ग्रहीय मिशन यानी कि मंगलयान 2 शुक्र मिशन निजी क्षेत्र के अंदर जो भारी उपग्रह हैं इन स्पेस के तहत जो है वो किए जाएंगे। तो जो भारत है उसके उपग्रह का जो प्रक्षेपण वाहन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1. जो PSLV है यह पृथ्वी संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी उपग्रह प्रक्षेपित करते हैं, जबकि GSLV मुख्य रूप से संचार उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। दूसरा, PSLV द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह किसी विशेष स्थान से देखने पर आकाश में स्थायी रूप से एक ही स्थिति में स्थिर प्रतीत होते हैं। तीसरा है GSLV Mk3 एक 4 चरणीय प्रक्षेपण वाहन है जिसमें पहला और तीसरा चरण ठोस रॉकेट मोटर का उपयोग करते हैं तथा दूसरा और जो चौथा चरण है वह तरल रॉकेट इंजन का है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन जो हैं वो सही हैं? A केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3, B है केवल 1 और 3। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा जियो न्यूक्लियर नाउंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क्स 3 GSLV Mk3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? 1. यह भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहन होगा। दूसरा, यह जो है 6 टन वजनी उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। तीसरा, यह इसरो को 36,000 किलोमीटर की जो भूस्थितिक कक्षा है उसमें संचार अंतरिक्ष यान का जो प्रक्षेपित करने में सक्षम बनाएगा। तो नीचे गए ये जो ऑप्शन है उनका उपयोग करके हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा C केवल 1 और 3। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिमोट सेंसिंग यानी कि IRS उपग्रहों का उपयोग निम्नलिखित में से किन गतिविधियों के लिए किया जाता है? A फसल उत्पादकता का आकलन, 2 भूजल संसाधनों का पता लगाना, तीसरा है खनिजों का अन्वेषण, चौथा दूर संचार, पांचवा नौवाहन। तो हमारे ऑप्शन रहेंगे A केवल 1, 2, 3 और 4, B केवल 1, 2 और 3, C केवल 3 और 4, D केवल 4 और 5, B हमारा आंसर होगा B केवल 1, 2 और 3। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेंगे एक उपग्रह को भूस्तर कक्षा में रखा जाता है जब A है यह पृथ्वी की सतह के ऊपर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। B है यह पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। C इसका परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के समान होता है। D उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपग्रह और उनके जो प्रक्षेपक हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनसैट सीरीज के
सभी उपग्रह विदेशों से प्रक्षेपित किए जाते थे। दूसरा है PSLV का उपयोग IRS सीरीज के उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किया गया था। तीसरा, भारत ने पहली बार स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग जो है GSLV के तीसरे चरण को शक्ति देने के लिए किया है। चौथा है, वर्तमान में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग केवल GSLV के लिए किया जा रहा है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? A, केवल 1 और 2, B, केवल 2 और 3, C, केवल 1, 2 और 4, D, केवल 2, 3 और 4। तो हमारा आंसर होगा B, केवल 2 और 3। जो हमारा आज का इस न्यूज़ से रिलेटेड जो मेंस का क्वेश्चन है वो रहने वाला है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे भारत की जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसमें हेल्प कर रहा है। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी वो होगी द सर्च ऑफ जो इंदिरा प्रस्थाता है, वाई आर्कोलॉजिस्ट से अबाउट द लिंक ऑफ दिल्ली विद द एंशियंट कैपिटल ऑफ पांडवाज। तो जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है? जो पुराना किला था इंद्रप्रस्थ वह क्यों लोकप्रिय था, उसके पीछे की क्या धारणा थी? जो पुराना किला था वह 16वीं सदी में शेरशाह जो सूरी है उसके द्वारा बनाया गया था, जो कि इंद्रप्रस्थ का स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यही जो है पांडवों ने जो विश्वकर्मा है उससे नगर बसवाया था। जो इसकी पुरातात्विक खुदाई है वो कब की गई? तो इसकी जो खुदाई है वह 1954 से 55 और 1969 से 73 और 2013 से 2014 के अंदर जो है वो की गई। जो ASI है यानी कि आर्थोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी खुदाई में पेटेंट ग्रेवेयर जो यानी कि PGW है संस्कृत के अवशेष वहाँ से मिले हैं। तो जो ये संस्कृति के अवशेष वहाँ से मिले हैं इनसे क्या पता जो है वो लगाया गया है। इनका जो काल है वो 1100 से 800 ईसा पूर्व जो है माना जा रहा है, यानी कि महाभारत का जो काल है उससे अनुमानित समय के करीब, यानी कि जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर इसका जो काल है वह अगर मान रहे हैं कि जो महाभारत का काल था उस समय का है। और क्या क्या सामग्री जो है वो प्राप्त हुई है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, ईंटें हुई हैं, दीवारों के अवशेष मिले हैं, जल निकासी की प्रणाली के संकेत मिले हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर जो है एक प्राचीन बस्ती थी, लेकिन कोई भी महल या फिर राज जो प्रसाद है या फिर कोई भी विशाल भवन के कोई भी स्पष्ट जो प्रमाण हैं वो प्राप्त नहीं हुए हैं। तो क्या जो ये PGW है यानी कि क्या यह जो है महाभारत के काल के बराबर है? हाँ, यह जो है संभव हो सकता है कि जो PGW है उत्तर भारत में लौह युग की जो शुरुआत है वो 1200 से 600 BC के अंदर का जो है प्रतीक है। महाभारत को कई विद्वान जो हैं वो 1000 से 900 यानी कि जो BEC के आसपास रखते हैं, इसलिए जो कालक्रम है वो तो मेल खाता है। लेकिन जो PGW है उसमें सैकड़ों सतलों पर मिला है, जैसे कि हस्तिनापुर हुए या फिर अहिछत्र हुए, मथुरा हुए, इन सभी के अंदर। तो इसका मतलब जो है हर PGW का जो स्थान है वो इंद्रप्रस्थ तो नहीं हो सकता। कोई भी लिखित जो शिलालेख, मोहर या फिर नाम जो है वहाँ पर नहीं मिला है, जिससे कि यह कहा जा सके कि यह इंद्रप्रस्थ है। तो जो दिल्ली का एरिया है उसमें और जो इससे रिलेटेड जो अन्य खोजें की गई हैं, जैसे कि जो पुराना किला है जो कि 1000 BC EPGW है, यानी कि जो मिट्टी की दीवारें हैं उन पर तिलपत हैं, जैसे कि दिल्ली हरियाणा की जो सीमा है
वहाँ पर जो 1000 BC के अंदर बस्ती मटोली यानी कि पूर्वी दिल्ली, और जो 800 BC है वहाँ पर अवशेष लोनी रोड 600 BCE बाद के चरण में। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो दिल्ली का क्षेत्र है 1100 से 600 BCE के बीच की जो बस्तियां थी, लेकिन वहां पर जो है कोई भी विशाल या फिर सुनियोजित जो शहर या फिर नगर जो है वो नहीं मिला है। तो महाभारत में जो इंद्रप्रस्थ का वर्णन विशाल नगर, 5 मंजिला भवन, महासभा सभा भवन, किले या फिर जो झीलें जो हैं वो बताई जाती हैं। और वास्तुकला की जो ईंट है, पत्थर हैं, सोना चांदी जड़ित है। क्षेत्रफल जो है यमुना के किनारे जो बड़ा भूभाग है उसके पुरातत्व में है। तो ऐसा जो है अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, न तो महल, न ही सभा भवन, न ही कोई झील का अवशेष। तो विद्वानों की जो है इस पर क्या राय है? जो बी लाल पूरव ASI महानिदेशक हैं, PGW स्थल इंद्रप्रस्थ हो सकता है, लेकिन प्रमाण जो है वह पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है बल्कि अपर्याप्त हैं। तो RS बिष्ट जो हैं पुराने किले में प्राचीन बस्ती थी जिस पर कि इंद्रप्रस्थ कहना जल्दबाजी होगी। जो उपिंदर सिंह हैं उन्होंने ये एक इतिहासकार हैं जिन्होंने महाभारत का जो साहित्यिक रचना है यानी कि जो पुरातत्वविद हैं उनसे सीधा जोड़ना कठिन बताया है। तो इसका अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? जो पुरातत्वविद हैं यानी कि जो पुरातत्व हैं वो कहता है कि दिल्ली खास करके जो पुराना किला का इलाका है उसमें 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक बस्ती थी जो कि PGW संस्कृति से संबंधित है। यह महाभारत काल के अनुमानित समय से मेल खाती है, लेकिन वहां पर कोई भी भव्य नगर, महल या फिर सभा भवन के अवशेष नहीं मिले हैं। तो कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि यह इंद्रप्रस्थ था। संभावना है पर पुष्टि नहीं है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो PYQs हैं उनको देखते हैं। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? A इंद्रप्रस्थ, B योधेय, C कुरुक्षेत्र, D हस्तिनापुर। तो हमारा आंसर होगा A इंद्रप्रस्थ, जो कि महाभारत में पांडवों की राजधानी थी। नासिक की गुफाओं को कभी कभी पांडवलेनी कहा जाता था, लेकिन इनका पांडवों यानी कि महाभारत के पात्र से कोई संबंध नहीं है। क्या इनमें से जो है कौन सा कथन जो है वो सत्य है? A सत्य है ये कथन, B असत्य है। तो हमारा आंसर होगा A, यह जो कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रकेतुगढ़ यानी कि पश्चिम बंगाल स्थल का काल क्या है? A 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व, B मौर्य काल, C गुप्त काल, D कुषाण काल। हमारा आंसर होगा A 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व। जो इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो महाभारत में वर्णित इक्ष्वाकु वंश का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है जो रामायण और महाभारत है उनसे है। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से किस प्रकार भिन्न थी? क्योंकि इनकी जो संस्कृति है या फिर जो परंपराएं हैं वर्तमान तक बिना रुकावट के संरक्षित हैं। टिप्पणी कीजिए। ये हमारा आज का इस न्यूज़ से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन रहने वाला है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि ओडिशा CM लेज फाउंडेशन फॉर फर्स्ट कंपाउंड चिप यूनिट। ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है? ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी ने 1 नवंबर 2025 को भुवनेश्वर के जो इन्फो वैली है यानी कि इन्फो वैली 2 है जातनी खोर्दा जिला के अंदर राज्य की पहली कंपाउंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला रखी है। इसलिए जो ये न्यूज़ है
वो चर्चा में बनी हुई है। यह जो परियोजना है SICM प्राइवेट लिमिटेड अर्चन केमिकल इंडस्ट्रीज LTD की सहायक कंपनी है, उसके द्वारा विकसित की जा रही है, जो कि सिलिकॉन कार्बाइड SiC तकनीक पर आधारित है। यह इकाई भारत के सेमीकंडक्टर का जो एरिया है उसमें एक इम्पोर्टेंट कदम है, जो कि आयात निर्भरता कम करने, स्थानीय उत्पादन बढ़ाने और ओडिशा को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की दिशा में योगदान प्रदान करेगी। जो ये परियोजना है, अगर इसके विवरण के बारे में जानें कि इसके अंदर जो निवेश है वो कितना किया जाना है, या फिर इसकी जो उत्पादन की क्षमता है वो क्या है, तो निवेश जो है वो 2067 करोड़, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसकी भारत सेमीकंडक्टर का जो मिशन है उसके तहत यह अनुमोदित है। और इसके जो उत्पादन की क्षमता है वह प्रति वर्ष 60,000 वेफर्स का उत्पादन और 96 मिलियन यूनिट के पैकेजिंग की जो क्षमता है। जो रोजगार सृजन है, लगभग 5,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो नौकरियां हैं, जिनमें कि उन्नत तकनीकी भूमिकाएं शामिल की जाएंगी। यह स्थानीय युवाओं के लिए एक स्किल डेवलपमेंट और उच्च रोजगार के अवसर पैदा करेगा। और जो इसका तकनीकी फोकस है वह कंपाउंड सेमीकंडक्टर, फैब्रिकेशन, कैब और एडवांस स्टेप आउट मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। यह जो है एक इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV, रक्षा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जो एरिया हैं उनके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चिप्स का उत्पादन करने वाली है। इसके संबंध में जो IIT भुवनेश्वर में 64 करोड़ का रिसर्च एंड इनोवेशन जो सेंटर है, और जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विन वैष्णव, उनके द्वारा MPLAD फंड से 5 करोड़ रुपए का नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हब जो है उसकी स्थापना। जो ये परियोजना है ओडिशा का जो बेंगलुरु है उसके बाद भारत का नया इलेक्ट्रॉनिक्स और IT कैपिटल बनाने की दिशा में एक कदम है। मुख्यमंत्री माझी ने समारोह में कहा कि यह उड़ीसा के लिए गौरव का क्षण है। नई भारत की गति से वर्षों लगने वाले काम जो है अब महीनों में पूरे हो रहे हैं। जो समारोह है और जो प्रमुख प्रतिभागी हैं, यानी कि इसके जो मुख्य अतिथि हैं वह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्री अश्विन वैष्णव, यानी कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसके माध्यम से। और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार हो रहा है और उड़ीसा का जो पूर्व का गेटवे है वो बनेगा। स्थानीय जो उपस्थिति है, यानी कि राज्य के IT मंत्री मुकेश महालिंग, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, IT के प्रधान सचिव विशाल देव, जो हैं आर्यन केमिकल जो इंडस्ट्रीज हैं उनके MD रणजीत पेंडुरथी, और SICSEM के जो MD हैं गुरु थपाला नैनी, और क्लास 6 वाटर फैब LTD की CEO जेनिफर वोल्सा यहाँ पर जो है उपस्थित रहने वाले हैं। तो X पर जो ट्विटर है वहाँ पर पोस्ट जो शेयर की गई हैं उनमें किसके द्वारा क्या क्या कहा गया है उसकी अपडेट देखते हैं। अश्विन वैष्णव ने वीडियो शेयर किया है जिसमें प्रॉमिस डिलीवर्ड, यानी कि ओडिशा भारत का सेमीकंडक्टर में सफ़र में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री माझी ने पोस्ट किया कि ओडिशा को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख हब बनाने के लिए PM और वैष्णव जी का आभार। जो उप मुख्यमंत्री हैं कानक वर्धन सिंह देवो ने भी समर्थन जो है वो व्यक्त किया है। तो इसकी पृष्ठभूमि और राष्ट्रीय संदर्भ जो है वो क्या है, उसका क्या अनुमोदन है कि अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,600 करोड़ की चाय परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें कि ओडिशा की 2 शामिल हैं।
SICSEM, और एक जो है एडवांस पैकेजिंग यूनिट सॉरी, यह भारत का सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है जो कि चिप से चिप तक आत्मनिर्भरता पर जोर देता है। ओडिशा की प्रगति, राज्य ने पहले ही IR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि पावर सेमीकंडक्टर और 3D ग्लास सॉल्यूशन जैसी जो यूनिट्स हैं उनको मंजूरी दी है। सितंबर 2024 में EMC यानी कि इंफो वैली में पहली सेमीकंडक्टर डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा का उद्घाटन हुआ है। तो सुरक्षा के जो उपाय हैं वो क्या हैं? खोर्दा के पास 3 सेमीकंडक्टर प्लांट जो हैं वो देखते हुए राज्य सरकार ने स्थानीय अस्पतालों को खतरे के रसायनों के लिए एंटीडोट जो स्टॉक करने और स्पोक ट्रेनिंग है उसके लिए निर्देश दिए हैं। इसके प्रभाव और भविष्य की जो संभावनाएं हैं, यानी कि यह यूनिट ओडिशा को वैश्विक सेमीकंडक्टर चेन में मजबूत बनाएगी, जहां पर वर्तमान में भारत, चीन, ताइवान आदि पर निर्भर है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सेमीकंडक्टर की जो सामग्री है वो विद्युत चालकता के मामले में चालक और कुचालक के बीच होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुलक वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। दूसरा यह है, तो उपरोक्त कथनों में से कौन से जो है सही है? केवल एक, केवल दो, सी है 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। तो हमारा आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन यानी कि ISM का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, सौर ऊर्जा का उत्पादन, बी, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, सी, सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना, डी, 5G नेटवर्क का विस्तार। तो हमारा आंसर होगा बी, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की सेमीकंडक्टर उद्योग नीति के संदर्भ में सही नहीं है? ए, भारत में 100% FDI की अनुमति, PLI योजना के तहत प्रोत्साहन दिया जाता है, सभी चिप का निर्माण भारत में ही होता है, डी, ISM 2021 में स्टार्ट हुआ। तो हमारा आंसर होगा सी, सभी चिप का निर्माण भारत में ही होता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेंस को लेकर रहने वाला है कि भारत सेमीकंडक्टर निर्माण हब बनने का लक्ष्य रखता है। भारत के सेमीकंडक्टर के उद्योगों को सामना करने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। भारत सेमीकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।